Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. And very sorry for being late. Actually, नवनीत सर अभी कुछ दिन सेंटर नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरे को ही सब कुछ देखना पड़ रहा है. अभी मैं MG रोड सेंटर गया, वहाँ पर काम चल रहा है, तो वहाँ पर मिस्त्री ने बुलाया, सर ये बात है, ये वगैरह है, तो वहाँ से देखकर वापस श्याम बाजार आके क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ. तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट बेटर लेट देन नेवर. ठीक है ना? नहीं सर, बेटर नो क्लास देन लेट. चलिए एक बार बताइए ना, वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या आप लोगों को? मैं भी सुन लेता हूं. बिल्कुल क्लियर है, मेरे को तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है. आज तो लॉ का भी है. हाँ हाँ पता है मुझे, 2:30 पर लॉ का है. जल्दी छोड़ दूंगा मैं, चिंता ना करें आप, चिंता ना करें आप, कोई बात नहीं. क्लास कैंसिल करने से अच्छा क्लास ले लूं, भले ही कम टाइम का, बट ले लूं ना. वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है. आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे सोच रहे हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर छुट्टी होती है स्कूल की, कॉलेजेस की, बिल्कुल छुट्टी होती है स्कूल की, कॉलेजेस की. बट एक सीए स्टूडेंट के लिए छुट्टी नहीं होती है. हमारी क्लास कल भी रहेगी. कल की क्लास ऑफ या कैंसिल नहीं है. हम लोग कल भी क्लास में मिलेंगे. अब शायद जेवियर्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा, तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 10:30 इंस्टेड ऑफ 11:30. तो कल की क्लास मेरी यानी अकाउंट्स की 10:30 से रहेगी. छोटा सा क्लास ही लूंगा रोज की तरह, ज्यादा तो पढ़ाता हूं ही नहीं, बट कल क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा. डन? तो कल आप अपना अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो 12:30 के बाद का कीजिएगा. उससे पहले का प्लानिंग मत कीजिएगा, बिकॉज आई वोंट बी कैंसलिंग द क्लास. मेरे को थोड़ा क्लास लेने दीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट कि रिजल्ट से पहले हम लोग एक गुड चंक कंप्लीट करें. रिजल्ट के बाद फिर हम लोग तोड़ के और आगे पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ताकि स्टे अहेड बैच का रियल जो हमारा एसेंस है वो आपको मिले. आपको भी ऐसा फील हो कि हाँ हमने चालू किया जल्दी, तो उसके लिए हमारा साइजेबल पोर्शन कंप्लीट हो गया है. चलिए, वेरी गुड. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ग्रांटिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टेक क्लास टुमारो. सर हमने तो अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, आपने ले लिया. आप तो सुनेंगे नहीं किसी की, तो आपने ले लिया है, हमने तो नहीं बोला आपको लेने. एक ही बात है. चलो सर, अभी जितनी क्लास लेनी है ले लो सर. बस वो सर, वो जो 13-14 फरवरी वाला टाइम होता है ना, 13, 14, 15. 13 को हम लोग मिलेंगे, 14 को हमारे बीच कुछ होगा, 15 को आफ्टर इफेक्ट्स रहेगा. तो सर 13, 14, 15 को थोड़ा देख लीजिएगा. आप अभी जितना क्लास लेना है ले लीजिए. बस 13, 14, 15 फरवरी थोड़ा सा हमें छुट्टी दीजिएगा. थोड़ा सा हमें मतलब क्या बोले, थोड़ा सा हमें भी कुछ लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा, कुछ करने का मौका दीजिएगा. देखो हम इसी प्लान को स्पॉइलर होके, हम आपका प्लान को स्पॉइल करके उस दिन तो हम लोग डबल डबल क्लास रखेंगे. हमारा कुछ हो नहीं सकता तो तुम्हारा भी क्यों होने दे हम. कुछ बोल रहे हैं भैया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया आप तब भी ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया. हम वो है, वो कोई नहीं है सर हमारे पास, हम अकेले हैं, तो क्या गम है. सरस्वती पूजा के दिन भी क्लास है क्या? माय गॉड. अब इस बच्ची का दुख, इस बच्ची का गुस्सा जाहिर हो रहा है इस मैसेज के थ्रू. बच्ची, आई कैन से कि सरस्वती पूजा के दिन तो क्लास होता नहीं है. उस दिन थोड़ा अलग टाइप का, भगवान बोलते हैं पढ़ो मत, आज के दिन मेरी पूजा कर लो, फिर पूरे साल भर में नहीं पढ़ोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा. बजरंग दल के मेंबर लगते हैं. मैं यही बोलने वाला था अमन, सच पूछो मैं यही बोलने वाला था, बट फिर तुम लोग बोलते खुद तो शादीशुदा है,
खुद तो आप ब्रह्मचार्य हैं नहीं, तो आप कैसे हो गए? बुक लेने के लिए आप श्याम बाजार सेंटर भी आ सकते हो, हमारे एमजी रोड सेंटर में एबीटीएफ के सेंटर में अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम, जहां फाउंडेशन में आप आते थे, वहां पर भी आप आ सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाइए। हो गया मस्ती मजाक, 5 मिनट का मस्ती मजाक का टाइम। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट स्टडीज। आज थोड़ा माहौल गर्म रहेगा, माहौल हॉट रहेगा, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इट माइट सीम लेस इंटरेस्टिंग टू यू, बट इसी के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह सारे हम लोग कर पाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले मैं वो आपको दायरा सेट कर देता हूं। हमने लास्ट क्लास बैलेंस शीट का फॉर्मेट को समझा, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझा, किस तरीके से ब्रेकअप कर करके किस तरीके से आइटम्स कहां पर प्लेस होंगे उनको समझा। अब हम लोग एक एक आइटम का डिटेलिंग पढ़ेंगे, यानी एक एक सब हेड के अंदर क्या लाइन आइटम्स या आइटम्स आएंगे, हम लोग उनके बारे में आज बात करेंगे। जैसे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल हम लोग यहां पर दिखाते हैं, कॉल्सिन एरियर होगा तो उसको माइनस करके दिखाना है। ये जो सारी बातें है ना, कि हर एक सब हेड के अंदर क्या क्या आइटम आएगा, वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन समझ लो हम लोग आज कर रहे हैं। लास्ट क्लास हमने बैकग्राउंड को समझा, बैलेंस शीट को देखा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वर्ड्स को एनालाइज किया। आज हम लोग इसके अंदर जाकर बैलेंस शीट को बनाते समय किस चीज को कहां पर एक्चुअल में प्लेस करना है, दैट विल हैव टू लर्न। और इसके साथ साथ उन आइटम से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर है जो शेड्यूल 3 प्रेस्क्राइब करता है, जो हमें थोड़े याद रखने पड़ेंगे, सो दैट क्वेश्चंस में हम लोग वो डिस्क्लोजर्स कर सके, तो ये काम हम लोगों को आज सीखना है। तो आज एक्चुअली आई विल बी डिस्कसिंग presentations and disclosures related to the balance sheet, presentation and disclosure related to the balance sheet। बट इससे पहले एक बार मैं आगे जाऊं, उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं हम लोग थोड़ा सा ना बैलेंस शीट के फॉर्मेट को एक बार वापस रिवाइज कर ले। मैं शेड्यूल 3 वाली चीज को वापस रिवाइज नहीं कराऊंगा, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को। अब मेरे को जो मेन काम है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज का डिस्कशन आपके साथ वापस एक बार करना चाहता हूं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में याद करो 2 साइड। पहले तो फॉर्मेट वाइज बात करूं तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट कॉलम, 3 कॉलम बनेगा। अब पर्टिकुलर्स कॉलम वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा, ऊपर रहेगा इक्विटी लायबिलिटीज, फिर नीचे रहेगा एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटी एसेट, दो मेन हेडिंग हो गया। इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 हेड्स है, 4 हेड्स। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स के अंदर 2 हेड्स है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। शेयर होल्डर्स फंड में 2 मेन आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, एक और आइटम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर कोई सब हेडिंग्स नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी LDOL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज STOS, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैंने आपको सिखाया LOL बन जाएगा SOS, LOL बन जाएगा SOS। फिर हमने एसेट साइड को देखा, सबसे पहले नॉन करंट एसेट में टोटल 5 चीज, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, फंड लो, FNDLO, फंड लो, ठीक है बात। फिर करंट एसेट्स में था CIT CSO, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CS की ऑफिस में आया। C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, I स्टैंड्स फॉर
I stands for inventories, T stands for trade receivable, C stands for cash and cash equivalent, S stands for short term loans and advances, O stands for other current assets. ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल फॉर्मेट था, बैलेंस शीट का टोटल फॉर्मेट था। डन। मैंने आपको बोला बैलेंस शीट बनाते समय हमेशा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से आपको आइटम्स को सेग्रीगेट करना है बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी सेग्रीगेट करने के बाद एसेट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा बिटवीन करंट नॉन करंट, लायबिलिटी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा बिटवीन करंट नॉन करंट एंड इक्विटी, करंट नॉन करंट एंड इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के सेग्रीगेशन के लिए करंट एसेट का डेफिनेशन पढ़ा। अगर कोई एसेट इन चार में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, कोई एसेट इन चार में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, वो करंट एसेट माना जाएगा। नॉन करंट एसेट क्या हुआ? एन एसेट विच इज नॉट अ करंट एसेट इज अ नॉन करंट एसेट। अगर कोई एसेट करंट एसेट नहीं है तो फिर वो नॉन करंट एसेट हो गया। करंट एसेट की चार क्राइटेरिया, नंबर 1, expected to be realized or intended to be sold or consumed within normal operating cycle of the business। normal operating cycle of the business में realize, consume या sell हो जाएगा। Number 2, expected to be realized within 12 months from the end of reporting period या from the reporting date। जो reporting date है 31st मार्च, 31st मार्च से 12 महीने के अंदर वो realize हो जाएगा, 12 महीना के अंदर वो realize हो जाएगा। Number 3, it is a cash or cash equivalent। Number 4, it is held for the purpose of being traded, held for the purpose of being traded। ये 4 पॉइंट था, चारों में कहीं पे भी पड़ जाए वो करंट एसेट माना जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा नॉन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, 3 पॉइंट बिल्कुल सेम। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। नंबर 4, द एंटिटी does not have unconditional right to defer the settlement of the liability for a period exceeding 12 months, for a period exceeding 12 months from the reporting date। एंटिटी के पास ऐसा कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए कि वो इस लाइबिलिटी का सेटलमेंट को डेफर कर सके फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। अगर एंटिटी के पास विदाउट एनी कंडीशन ऐसी राइट है कि वो जब चाहे तब पेमेंट करे, जितना चाहे उतना डेफर करे, देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ करंट लाइबिलिटी, इट विल हैव टू बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैंने आपको बोला था बेसिकली ये ध्यान रखना, 12 महीना या ऑपरेटिंग साइकिल, विच एवर इज हायर के अंदर पैसा आ रहा है या देना है तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, नहीं तो नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी। 12 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, उसके अंदर अगर पैसा आ रहा है तो करंट, नहीं तो नॉन करंट। ये हमने डिस्कस किया। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या था? हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया, वहां से लेकर उससे फिनिश गुड्स बनाना, फिनिश गुड्स को बेचकर पैसा कलेक्ट करके वापस लाना, ये पूरा एक साइकिल, एक चक्का जब पैसा बिजनेस का घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल निकलता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP प्रोसेसिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड। इन चारों को आप ऐड कर लो, आपका निकल जाएगा कि आपका रॉ मटेरियल में लगा हुआ पैसा फाइनली घूम के आपके पास कब आ रहा है। ये एवरेज बेसिस पर हम लोग निकालते हैं, एवरेज बेसिस पर हम लोग निकालते हैं। अगर एंटिटी के एक से ज्यादा बिजनेस है तो हर बिजनेस का अपना अपना ऑपरेटिंग साइकिल निकलेगा, उस हिसाब से उस बिजनेस के करंट एसेट करंट लायबिलिटी का सेग्रीगेशन किया जाएगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो हम लोग 12 महीना को ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड मान लेते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स मान लेते हैं, 12 मंथ्स मान लेते हैं। इतना डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास आपके साथ किया था और इसके बेसिस पर हमने 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास कंप्लीट किए थे, 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास कंप्लीट किए थे। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फ्रेम करेंगे हमारी कॉपी में। मैं आपको करना सिखाऊंगा कैसे हम लोग केस बेस्ड आंसर प्रेजेंट करते हैं, केस बेस्ड आंसर्स प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर है, सारे ज्ञान क्लियर है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कॉपी में लिखना शुरू करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर, हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर। डन है? एक बार क्वेश्चन वापस सारे बच्चे पढ़ लो,
फाइनल आंसर हमने कल डिस्कस कर लिया था, 2 लाख करंट, 8 लाख नॉन करंट। बट एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लो सो दैट जब मैं आंसर फ्रेम करूं आप भी इजीली चीजों को समझ सको कि सर ने कैसे फ्रेम किया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए लिखना शुरू करेंगे आप, लिखना शुरू करेंगे आप। हमेशा प्रॉपरली कॉपी में प्रॉपरली इंडेक्सिंग वगैरह थोड़ा करेंगे, पेज नंबर्स वगैरह थोड़ा लिखेंगे। नवनीत सर ने बेसिक चीज आपको सिखा दी होगी, इसीलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं नॉर्मली, बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, कॉपी और बुक के बीच में आपका क्रॉस रेफरेंसिंग होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये कॉपी का आपका 20th पेज है, तो आप यहां पर 20th पेज नंबर लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 के पास भी, क्वेश्चन नंबर 6 के पास भी आप लिखोगे पेज 20। यहां पर मैंने जगह भी दिया है, एक्सरसाइज बुक नंबर 1 पेज नंबर 20, सो दैट कभी भी आपको क्वेश्चन 6 का अगर आंसर खोजना पड़े, अगर आपको ये बाद में ना याद आए, तो आप कॉपी खोलकर कभी भी इसका आंसर देख सको। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जब भी आप कॉपी में किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ऑलवेज गिव अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेज नंबर इन द बुक सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर्स लेटर वेरी इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉपी में लिखेंगे कि बुक में जो स्पेस दिया है उसमें लिखे, सिद्धार्थ तुम्हारी इच्छा, मैं कॉपी में लिखूंगा, आप यहां पर भी लिख सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस भी लिखने हैं तो मैं चाहता हूं कॉपी में लिख लो। आंसर टू क्वेश्चन 6, ये पेज कितना है, पेज 139। आंसर टू क्वेश्चन 6 पेज 139। लिखो, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3, a liability shall be classified as current, liability shall be classified as current या current liability if it satisfies any of the following two condition, it satisfies any of the following conditions। मैं अभी चारों कंडीशन नहीं लिखूंगा, मैं 2 ही कंडीशन लिखूंगा। एक्चुअली यहां पे तो एक लिखने से भी हो जाएगा 12 मंथ्स वाला, ठीक है। या ऐसे करो ना, मैं इसको हटाता हूं, ऐसे मत लिखो, एनी ऑफ द फॉलोइंग मत लिखो, एक ही कंडीशन लिखना है, सॉरी। इफ इट इज due to be settled, it is due to be settled within 12 months from the reporting date, it is due to be settled within 12 months from the reporting date। reporting date is 31st March, बैलेंस शीट डेट जिसको बोलते हो आप, रिपोर्टिंग डेट, ब्रैकेट में बैलेंस शीट डेट लिख देता हूं, कल कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी इसको लेकर। बैलेंस शीट डेट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये हो गया मेरा प्रोविजन कि मैं जो आंसर लिखने जा रहा हूं या जो मैं कंक्लूजन देने जा रहा हूं उसका बेस क्या है, बेस, दिस इज द बेस, इसके ऊपर मैं अपना फाइनल आंसर देने वाला हूं। इन द प्रेजेंट केस, अब मैं केस को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुमेधा लिमिटेड took a loan of rupees 10 lakh from bank, rupees 10 lakh from bank, which is to be settled in 5 years in 10 equal half yearly installments, in 10 equal half yearly installments।
in 10 equal half yearly installments. The first installment of rupees 1 lakh is due on 30th September 2021. आप क्रॉस 1 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में क्रॉस दिया है, आप क्रॉस 1 लिख लो, ठीक है। वो एग्जाम में 21 लिखेगा, 21 लिख देना, क्या फर्क पड़ता है, फुल स्टॉप। ये स्टोरी है, स्टोरी। तो क्वेश्चन में जो स्टोरी दी है, मैंने शॉर्ट में उस स्टोरी को यहां प्रेजेंट कर दिया, फुल स्टॉप। फॉर the financial statements for year ended 31st March 2021, for the financial statement for year ended 31st March 21, the amount of rupees 2 lakh, that is first 2 installments due on 30th September and 31st March 22 shall be classified as current liabilities as they are due to be settled within 12 months from 31st March 21 पहला 2 इंस्टॉलमेंट जो 12 महीने के अंदर ड्यू होने वाला है, दे शैल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटीज। The balance loan of rupees 8 lakhs due thereafter shall be classified as non-current liability। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये किस हेड में जाएगा, नॉन करंट, करंट में कहां पर जाएगा? करंट नॉन करंट तो समझ में आ गया, अब करंट के अंदर कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट के अंदर कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वो सब चीज हम लोग सीखेंगे, ये सारा चीज मैं अभी आज ही सिखाऊंगा कि किस हेड के अंदर क्या क्या आइटम आएंगे, तो वो सारा चीज हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, उसके लिए टेंशन नको। पहले आप बताओ, आंसर लिखने का तरीका समझ में आया क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट you'll have to be patient। नो रॉकेट साइंस। मैंने पहले लिखा बेसिक प्रोविजन, जिसके बेसिस पे मैं आंसर करने जा रहा हूं, फिर मैंने स्टोरी को थोड़ा समझाया, फिर मैंने कंक्लूड किया विथ माय आंसर। सर इसको बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं लिख के दिखा सकते ना शिवेंदु, ना। तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक्सप्लेन करना है तुम्हें क्लाइंट को, तुम्हें बैलेंस शीट में ऐसे दिखाने से नहीं होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये 2 लाख करंट क्यों, 8 लाख करंट नॉन करंट क्यों। ऐसा थोड़ी है लिख के दिखा दिया अरे इसको करंट कर देना, इसको नॉन करंट कर देना, वो वाला काम नहीं करना है हमें समझा के आंसर प्रेजेंट करना है। यही है सीए इंटर, और ये आपका लेवल होना चाहिए एग्जामिनेशन में। ये कोई हाई फाई नहीं है, कुछ एकदम बेसिक इंग्लिश है। हाँ, ये पूरा सर लॉ हो गया। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। आंसर लिखने का पैटर्न लॉ, क्योंकि शेड्यूल 3 इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट इज अ लॉ, तो वो उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सीखेंगे, मैं बहुत लिखवाऊंगा।
तुम बोलोगे तुम थक जाओगे, बट अविनाश भैया लिखवाते रहेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, बहुत, और एक एक चीज को लिखते 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 इतना तुमको सिखा देंगे कि तुमको क्वेश्चन देखते ही किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अगर तुम क्लास में थोड़ा सा क्या बोलता हूं कॉन्सेंट्रेट करते हो और क्लास की चीजों को घर पर होमवर्क में थोड़ा उसको बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम देखोगे कभी क्वेश्चन देख के तुमको सोचना नहीं होगा आंसर में कैसे फ्रेम करना है, फ्रेमिंग तुम फटाफट कर पाओगे। कर सकते हैं अंडरलाइनिंग वगैरह। नहीं नहीं प्रद्युम, बड़े सम्स वगैरह में इस तरीके से मतलब नहीं करते, वहां सिर्फ करके दिखा देते हैं कि ये करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ये, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये, वहां पर ज्ञान नहीं लिखते हैं, वहां पर हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन दिखाते हैं, यहां ज्ञान लिखकर समझाया समझाया। अंडरलाइन वगैरह जो करना चाहता है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम रहता ही नहीं है। इतना ही लिख के आ जाओ तो वो तुमको 5 में 5 दे देगा, इतना ही लिख दो 5 में 5 मिल जाएगा, टाइम ही नहीं रहता है। अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, लेंदी, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर को टफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको लेंदी कर दो। डन। अभी ना क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग एक क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 रीड करें आराम से, रीड करें आराम से। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर इस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स। लास्ट वाला भी जो क्वेश्चन था वैसे एग्जाम में अगर केस स्टडी बेस में पूछा तो 5 मार्क्स का पूछेगा। चलिए सर, पढ़ लिया हमने सर क्वेश्चन, आप पढ़िए और चलिए हम लोग क्वेश्चन का कामकाज करते हैं, आ जाओ। PCT Limited is in the process of finalizing its account for year ended 31st March 15। रिपोर्टिंग डेट हो गया, इस साल का इस पीरियड का फाइनल अकाउंट्स बन रहा है, तो ये रिपोर्टिंग पीरियड हो गया, लास्ट डेट, बैलेंस शीट डेट। फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिनिश गुड्स नॉर्मली आर हेल्ड फॉर 1 मंथ बिफोर सेल। फिनिश गुड्स को 1 महीना रखना पड़ता है बेचने से पहले, तो जो हम लोग खरीद के बेच कर पैसा लाएंगे उसमें 1 महीना ये लगेगा। सेल्स रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर यूजुअली टेक्स 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 2 महीना लगता है डेटर से पैसा कलेक्ट करने में, माल बेचने के बाद 2 महीने के बाद पैसा आता है। रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक टू कवर 1 मंथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। हम लोग रॉ मटेरियल जो भी खरीदते हैं वो 1 महीना तक स्टोर रखते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, क्योंकि हमें रखना पड़ता है रॉ मटेरियल। ऐसा नहीं है कल जो चाहिए वो आज मंगवा रहे हैं, हमारे पास 1 महीने का रॉ मटेरियल स्टॉक रखा हुआ है। तो जो भी रॉ मटेरियल आज खरीदेंगे वो 1 महीने बाद प्रोडक्शन में जाएगा। पैकिंग मटेरियल बीइंग स्पेसिफिकली मेड फॉर द कंपनी हैविंग लीड टाइम होता है डिलीवरी टाइम,
Having lead time 3 months is held in stock for 3 months. हम लोग पैकिंग मटेरियल को 3 महीना स्टॉक में रखते हैं, खरीदते हैं और उसको रखना पड़ता है 3 महीने का इक्विवेलेंट स्टॉक, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगा हमारे पास वो होना चाहिए. तो पैकिंग मटेरियल जो हम खरीदते हैं वो 3 महीने बाद हमारा जाकर यूज होता है. होल्डिंग पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स इज 1 मंथ. अनफिनिश्ड गुड्स मींस WIP, यानी मेरा रॉ मटेरियल प्रोसेस में जाने के बाद 1 महीने का समय लगता है उसको फिनिश गुड्स बनने में, तो अनफिनिश स्टेज में वो 1 महीने तक रहता है. ये सारा जो ज्ञान दिया है आपको, क्या चीज के लिए? ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि भैया आज जो मेरा पैसा लग रहा है रॉ मटेरियल में, वो फाइनली घूमकर हमारे पास डेटर से पैसा कब कलेक्ट होगा. मेरा पैसा जो आज लग रहा है वो कितने महीने में घूम के मेरे पास वापस आएगा. ठीक है, कर लेंगे सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ऐड ही तो करना है. सर ये डिलीवरी टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं. हमने ऑर्डर किया, हमको पता है 3 महीने का डिलीवरी टाइम लगेगा, 3 महीने का. आज ऑर्डर करेंगे तो 3 महीने बाद आएगा, इसीलिए हम 3 महीने का हमेशा इन्वेंट्री रख के रखते हैं, क्योंकि जब भी इन्वेंट्री खत्म होगा हमको वापस रीऑर्डर करके उसको मंगवाना पड़ेगा. तो 3 महीने का डिलीवरी टाइम इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस. हमारे पास माल आने के बाद फिर हम लोग अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं, उससे पहले जो समय लगा वो हमारे लिए यहां पर सिग्निफिकेंट नहीं है. अब बीइंग अ मोनोपोली, PCT Limited enjoys a credit period of 12.5 months from its suppliers. ये जो PCT Limited कंपनी है वो अपने सप्लायर से 12.5 महीने का क्रेडिट मिलता है इसको. 12.5 महीने का क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं इसके सप्लायर लोग इसको. Who sometimes at the end of the credit period opt for conversion of their dues into long-term debt of PCT Limited. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद वो उसको लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर देते हैं. अभी नहीं पे कर पा रहे हो, बाद में पे कर देना. हाँ, इंटरेस्ट वगैरह जो है वो सब बता के बाद में पे कर देना आप. ठीक है. You are required to compute the operating cycle of PCT Limited as per Schedule 3 of Companies Act. ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है. As the debts are paid off after a credit period of 12.5 months, should this be part of current liability? क्या ये current liability का पार्ट बनना चाहिए? Would your answer be the same if creditors are settled in 330 days? 330 days मतलब 11 महीना, रफली 11 months. अगर 11 months में सेटल होता तो भी क्या आपका आंसर वही रहता? तो हमको क्या किया है ना, हमको ये पूछना चाह रहा है कि PCT लिमिटेड अपने क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में करंट क्लासिफाई करेगा कि नॉन करंट क्लासिफाई करेगा, कंसीडरिंग द क्रेडिट पीरियड बीइंग 12.5 months. क्रेडिट पीरियड बीइंग 12.5 months. तो पहले मैं ऑपरेटिंग साइकिल निकालता हूं और उसके बाद मैं वो वाला काम करूंगा, 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल व्हिचएवर इज हायर, उसके हिसाब से करंट नॉन करंट जज करूंगा. तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें बताना है कि वो क्रेडिटर्स करंट की तरह क्लासिफाई करेगी PCT लिमिटेड या नॉन करंट की तरह क्लासिफाई करेगी. क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया तो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाना शुरू करूंगा. क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन लिखाना शुरू करूंगा. यस सर, क्वेश्चन क्लियर है. चलो फिर लिखते हैं. आंसर टू क्वेश्चन 3, पेज 138. Page 138. As per Schedule 3, a liability shall be classified as current. A liability shall be classified as current if it satisfies any of the following points या conditions. Satisfies any of the following conditions. Number A,
It is expected to be settled, expected to be settled within normal operating cycle of the business. Settled within normal operating cycle of the business, or it is due to be settled, due to be settled within 12 months from reporting date, from reporting date. मैं दो ही पॉइंट लिखूंगा क्योंकि जो दो बचे हुए पॉइंट है वो नॉर्मली मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है. डन. फर्दर, फर्दर operating cycle, operating cycle refers to the period, refers to the period from acquisition of material for processing, acquisition of material for processing and their conversion into cash and cash equivalents, cash and cash equivalents, into cash and cash equivalents. मैंने ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझाया और करंट लाइबिलिटी का कंडीशंस लिख दिया. इस क्वेश्चन में मेरे को ये दो चीजें जरूरत है फॉर शेड्यूल 3, फ्रॉम शेड्यूल 3. जो चीजें जरूरत है मैं उतना ही प्रोविजन लिखता हूं, मैं बेकार का प्रोविजन नहीं लिखता. तो मेरे को अगर इतना ही जरूरत है मैं इतना ही लिखूंगा, मैं लंबा चौड़ा आंसर प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा. सर ये कम छोटा है क्या, इतना ही लिख ले तो बहुत बड़ा बात है. बस वही बोल रहा हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, टू दी पॉइंट रहना है. अब मेरा पहला काम, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ पीसीटी लिमिटेड. कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ पीसीटी लिमिटेड. एक एक करके क्या क्या है बताओ. सबसे पहले फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 1 month. Debtors collection period, debtors collection period 2 months, 2 months. Raw material holding period 1 month. Packing material holding period 3 months. डिलीवरी टाइम मेरे काम का नहीं है. WIP होल्डिंग पीरियड या WIP प्रोसेसिंग पीरियड 1 month. 2 2 4 3 7 1 8, 8 months का ऑपरेटिंग साइकिल, 8 months का ऑपरेटिंग साइकिल. किसी बच्चे को अगर लगता है वो भूल जाता है तो लिख दो डिलीवरी टाइम ऑफ 3 months इज नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट. वो हम उसी तरीके से ऑर्डर करेंगे कि भैया हमको कभी भी 3 महीना तक का होल्ड करना है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है. हम उसी तरीके से ऑर्डर वगैरह, डिलीवरी टाइम ऑर्डरिंग कब करना है उसमें काम आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल में काम नहीं आएगा. एक्विजिशन ऑफ मटेरियल से लेके टिल देयर कन्वर्जन इज ऑपरेटिंग साइकिल. ये ऑपरेटिंग साइकिल. नेक्स्ट नंबर बी. इफ पीसीटी लिमिटेड
enjoys a credit period of 12.5 months from suppliers, comma, the creditors shall be classified as, बोलो, अगर क्रेडिट पीरियड 12.5 महीने का है, मैं मान रहा हूं बैलेंस शीट डेट के दिन 12.5 महीने का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। अब मेरे को तो ये बताया नहीं है ना कब माल खरीदा था, अभी कितना क्रेडिट पीरियड बचा है, वो सब बताया नहीं है। तो मैं मान रहा हूं बैलेंस शीट डेट के दिन 12.5 महीना के बाद पैसा आएगा, 12.5 महीना बाकी है पेमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए। अगर क्रेडिट पीरियड 12.5 मंथ्स है, ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स है, करंट या नॉन करंट? वेरी गुड सर, नॉन करंट। क्लासिफाइड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी as they are not expected to be settled within normal operating cycle, or 12 months from reporting date। अगर क्रेडिट पीरियड 12.5 मंथ्स का है तो ये नॉन करंट माना जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाहर है, 12 मंथ्स के भी बाहर है, दोनों के बाहर है, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नॉन करंट। नेक्स्ट वाले में बोलो, however if credit period is 330 days, that is 11 months approx, ये आपके समझने के लिए, हाँ, 11 months approx, then creditors shall be classified as, बोलो, shall be classified as, good Manav, very good, current liability, as they are due to be settled within 12 months from reporting date, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे। बच्चे बोल रहे सर हम लोग को तो क्लियर है, आपको जो पूछ रहे हैं पूछिए। इस लाइन का रेलेवेंस बोलता है क्रेडिटर्स ना समटाइम्स अगर पीसीटी लिमिटेड बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर बोलता है ठीक है आप बाद में दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा, लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर देता है। बोलता है कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है लॉन्ग टर्म डेट मान लीजिए, धीरे धीरे आप पैसा दे दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे, याद है, does not have an unconditional right to defer the settlement of a liability for a period exceeding 12 months, does not have an unconditional right। बट यहां एक लाइन लिखा है कि जो हमारे क्रेडिटर्स है पीसीटी लिमिटेड को कभी कभी
कभी कभी अगर वो पैसा पे नहीं कर पाता है तो उसको उसके डेट को लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट, बोल देता है ठीक है आप इसको लॉन्ग टर्म डेट मान के पे कर दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपके पास पैसा है, कहीं जाना है कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से पे कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये चीज क्लासिफिकेशन को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या ये चीज क्लासिफिकेशन को इफेक्ट नहीं करेगा? लीड टाइम मतलब डिलीवरी टाइम, ये आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे मटेरियल चैप्टर में, लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, आने का टाइम, वहां से मेरे पास कब पहुंचेगा, मेरे पास पहुंचेगा उसके बाद मैं उसको यूज कर पाऊंगा। क्या ये जो लाइन है, ये लाइन क्लासिफिकेशन को इफेक्ट नहीं करेगा? क्लासिफिकेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। पहला वाला केस में तो नॉन करंट है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेकंड वाले केस में करंट है। अगर वो करंट लायबिलिटी की तरह मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, बट पीसीटी लिमिटेड के पास एक ऐसा राइट है कि वो इसको लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर सकता है, बोलता है अभी पैसा नहीं है बाद में देंगे, तो क्या फिर उस केस में ये नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होना चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप लोगों ने करंट लायबिलिटी आंसर बोला और आपको कोई डाउट भी नहीं था, तो फिर आपने करंट लायबिलिटी बोला, मैंने बोला आप मान गए, मैंने बोला आप मान गए, आपने कोई विद्रोह नहीं किया। आपने कोई विद्रोह नहीं किया। हां सर करेगा, करेगा सर, करेगा, इफेक्ट करेगा। मेरी बात सुन बच्चे, बोला गया है अनकंडीशनल राइट होनी चाहिए, अनकंडीशनल राइट। यहां पे ऐसा नहीं है कि पीसीटी लिमिटेड के पास अनकंडीशनल राइट है, कभी कभी सिचुएशंस पर डिपेंड करके वो लोग कर देता है अलाउ, बट अनकंडीशनल राइट है ऐसा कहीं क्वेश्चन में बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बोलता ना पीसीटी लिमिटेड के पास राइट है, अगर उसके पास पैसे नहीं है फ्यूचर में, तो अगर पैसे नहीं है उस समय तो वो फ्यूचर में उसको डेफर कर दे, जितना दिन चाहे उतने के लिए, या 12 महीने से ज्यादा के लिए डेफर कर दे। अनकंडीशनल राइट अगर बोलता ना तो मैं इसको भी बोलता नॉन करंट है। क्यों? करंट होने के बावजूद, 11 महीना होने के बावजूद पीसीटी लिमिटेड के पास राइट है कि वो जब चाहे आगे डेफर करके पेमेंट कर सकता है। मतलब पीसीटी लिमिटेड 11 महीने में पे करेगा नहीं, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड। बट यहां पे वर्ड कहीं पर भी अनकंडीशनल राइट पीसीटी लिमिटेड के पास है ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा वर्ड मेंशन नहीं है, ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं है। क्योंकि वो चीज मेंशन नहीं है इसीलिए हम लोग उसको करंट ही रख रहे हैं, उसको नॉन करंट नहीं कर रहे हैं। बस एग्जाम में अगर ये चेंज कर दे कि पीसीटी लिमिटेड हैज एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट, तो बोलोगे इन स्पाइट ऑफ 330 डेज वो नॉन करेंट ही माना जाएगा, बिकॉज द एंटिटी हैज एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, बियॉन्ड 12 मंथ्स। बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार वापस समझा दीजिए। माय गॉड, जब मैं बोलता हूं तो क्या गांजा लेने चले जाते हो तुम? जब मैं कुछ पूछता हूं तो तुम क्या कोई पफ मारने चले जाते हो? एक बार जो ब्लू किया हुआ है उस लाइन को रीड कीजिए प्रॉपरली, प्रॉपरली रीड कीजिए। बोला हमारे सप्लायर्स कभी कभी ये 12.5 महीने के क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड भी कर देते हैं, बोलते हैं बाद में दे दीजिएगा पीसीटी। कभी कभी वो ये बोलते हैं कि पीसीटी जी आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ये बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, उसको लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर देता है, 2 साल 3 साल बाद पे कर दीजिएगा। तो पीसीटी लिमिटेड के यहां क्या है, 12.5 महीना का क्रेडिट पीरियड के बाद भी उसके पास, उसको हमने देखा कि कभी कभी क्रेडिटर एक्सटेंड कर देता है क्रेडिट पीरियड, बोलता है आप बाद में आराम से पे कर दीजिएगा। अगर ये राइट अनकंडीशनल होती है पीसीटी के पास, अनकंडीशनल कि भैया हमको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है नहीं देंगे,
वो आएगा, हम बोलेंगे पैसा नहीं है, नहीं देंगे, बाद में आइएगा, बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद देंगे, अभी पैसा नहीं है। अगर ऐसी अनकंडीशनल राइट हो कि हम डेफर कर सके सेटलमेंट, तो फिर वो करंट नहीं माना जाएगा, नॉन करंट माना जाएगा। बट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला नहीं है कि पीसीटी लिमिटेड हैज एन अनकंडीशनल राइट। कभी कभी क्रेडिटर से, सप्लायर से बातचीत करके वो हो जाता है, बट ऐसी अनकंडीशनल राइट पीसीटी के पास नहीं है। मैंने कल आपको पढ़ाया था ये वाला पॉइंट, does not have an unconditional right to defer the settlement। अगर अनकंडीशनल राइट नहीं है टू डेफर दी सेटलमेंट तो वो करंट माना जाएगा। बट अगर एंटिटी के पास अनकंडीशनल राइट आ जाए कि हमको जब इच्छा तब सेटल करेंगे, क्रेडिट पीरियड कुछ भी हो, हम हमेशा डेफर कर देते हैं सेटलमेंट को, अनकंडीशनल राइट है हमारे पास, तो फिर वो करंट नहीं माना जाना चाहिए, नॉन करंट माना जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें डेफरमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो हम पेमेंट हमेशा डेफर करके ही करेंगे, हम टाइम से पेमेंट करने वालों में से नहीं है। ऑलवेज रिटर्न होता आकांक्षा, तब फिर मैं बोलता अनकंडीशनल राइट है इनके पास, हर बार क्रेडिटर को चाहकर भी लेट पेमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं बोलता अनकंडीशनल राइट है। 330 दिन में भी मैं उसको नॉन करंट मानता, क्योंकि अगर ऐसा राइट है आपके पास तो आप 330 दिन में पेमेंट नहीं करोगे। करेक्ट स्वप्निल। नहीं, ये 330 दिन का मतलब ये नहीं है कि 330 दिन में सेटल कर दिया है। बोला अगर क्रेडिटर्स आर सेटल्ड इन 330 डेज, हम लोग उनको 330 दिन में सेटल कर देंगे। क्रेडिट पीरियड 330 दिन है, दोनों चीज में कुछ भी मान सकते हो। अगर मेरा क्रेडिट पीरियड अलाउड 330 डेज है तो फिर भी क्या हो गया, वो करंट। अगर वो बोल रहा है नहीं हम लोग 330 दिन में पेमेंट कर देते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेड है कि वी विल बी सेटलिंग इट इन विद इन 12 मंथ्स, तो फिर उस केस में भी नॉन करंट हो जाएगा। तो ये 330 डेज आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि सर वो 330 दिन में पेमेंट कर दिया है, तब तो फिर वो अनकंडीशनल वाला बात ही भूल जाओ। मैं बोल रहा हूं 330 दिन अगर क्रेडिट पीरियड है और वहां पे है कि अनकंडीशनल मेरे पास राइट है कि मैं डेफर कर सकूं, तो क्या होगा सर उस केस में? अगर अनकंडीशनल राइट आपके पास है डेफरमेंट का, तो इसको नॉन करंट मानिए, नॉन करंट मानिए। तो ये जो लाइन है ना क्वेश्चन में, यहां पर यह नहीं पता चल रहा है कि पीसीटी लिमिटेड के पास अनकंडीशनल राइट है डेफर करने का, कि हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे, अभी पैसा नहीं है बाद में आइए, अभी पैसा नहीं है बाद में आइए। अगर अनकंडीशनल राइट है डेफर करने का, कोई कंसीक्वेंस नहीं है उसका, देन इन दैट केस फिर वो लाइबिलिटी नॉन करंट बोल के सेग्रीगेट करेंगे, करंट बोल के सेग्रीगेट नहीं करेंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ, ऐसा कुछ बोला हुआ, ऐसा कोई बात नहीं किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकला 8 मंथ्स का। फिर हमने बोला अगर क्रेडिट पीरियड 12.5 मंथ्स है तो फिर नॉन करंट लाइबिलिटी बोल के सेग्रीगेट कीजिए। बट अगर क्रेडिट पीरियड 330 डेज है या आप 330 डेज में सेटल कर देंगे तो फिर इसको करंट लाइबिलिटी बोल के क्लासिफाई कीजिए। इज इट क्लियर पीयूष, केशव, अनंत? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जब अनकंडीशनल रहेगा तो हमेशा ही वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा, कभी करंट होगा ही नहीं ना। करेक्ट स्वराज। अगर ऐसा बोल दे कि एंटिटी मान लो 3 महीने बाद ही उसका पेमेंट डेट है, बट एंटिटी के पास राइट है कि वो उसका डेफरमेंट कर सकता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं इसको नॉन करंट ट्रीट करो, एंटिटी पे नहीं करेगा। अगर ऐसी राइट होती है तो हम लोग उसको नॉन करंट ही मानते हैं, फिर जब पेमेंट होगा तब देखा जाएगा। अभी हम लोग नॉन करंट बोल के क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि एंटिटी के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अभी के अभी पेमेंट करे या उसको अभी पेमेंट करना है। ध्यान रखो, कोई चीज अगर पेएबल ऑन डिमांड है, पेएबल ऑन डिमांड, हम जब मांगेंगे तब देना पड़ेगा। वी ऑलवेज क्लासिफाई दोज थिंग एज करंट लाइबिलिटी, करंट।
पेएबल ऑन डिमांड, कल आ गया तो कल देना होगा, 6 महीना बाद आ गया तो 6 महीना बाद, 3 साल बाद आ गया तो 3 साल बाद देना होगा, वो कभी भी आ सकता है तुम्हारे पास। अगर पेएबल ऑन डिमांड लिखा है तो हम लोग उसको करंट ही लेते हैं, करंट। बट अगर ऐसा लिखा है कि डेफर कर सकते हैं, जब इच्छा तब पे करेंगे, जब इच्छा तब पे करेंगे। एक पेएबल ऑन डिमांड, सामने वाला डिमांड करे, एक पेएबल ऑन विल, जब इच्छा तब पेमेंट करे। पेएबल ऑन विल इज ऑलवेज नॉन करंट, पेएबल ऑन डिमांड इज ऑलवेज करंट। डन है, डन। ये हमारे लास्ट क्लास का जो पढ़ा हुआ ज्ञान था उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हमने किए, 4 क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 6। क्वेश्चन 4, 5 बाद में होंगे, नेक्स्ट क्लास के शुरू में होंगे, अभी नहीं होंगे। आज अब हमको डिस्कशन करना है बैलेंस शीट के अंदर की चीजों का। चलिए अब सारे बच्चे आ जाएं अपने समरी बुक के पॉइंट 3C में, समरी बुक के पॉइंट 3C में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पॉइंट 3C। मैं पहले ही बोल रहा हूं आगे जो डिस्कशन करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ लोगों को लग सकता है कि ये डिस्कशन थ्योरेटिकल है, सर हमको बता दिए ये करना है, अब हमको याद रखना है और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। आपको थ्योरेटिकल लग सकता है, बट बिना इस डिस्कशन के आप एक कंपनी का बैलेंस शीट फ्रेम नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो ये जो डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू बैलेंस शीट, जो हम लोग बैलेंस शीट को बनाने में हेल्प करेगा। कुछ बच्चों को थ्योरेटिकल लग सकता है, बट थ्योरेटिकल हो भी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। डन है बात? अब देखो हम लोग क्या सीखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। 2 चीज सिखाना है, 2 चीज। पहला मेरे को सिखाना है कि एक पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी हमने करंट नॉन करंट क्लासिफाई कर लिया। अब करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन के बाद वो किस हेड के अंदर जाएगा। करंट में 6 हेड है, नॉन करंट में 5 हेड है, करंट लायबिलिटी में 4 हेड है, नॉन करंट में 4 हेड है। एक पर्टिकुलर लायबिलिटी करंट नॉन करंट सेग्रीगेट होने के बाद किस हेड के अंदर जाएगा, वो हेड को आइडेंटिफाई करना, उस हेड में कैसे आइटम आते हैं, उन चीजों को समझना हम लोगों को सबसे पहले पड़ेगा। जैसे मान लो कंपनी के ट्रायल बैलेंस में एक वर्ड दिया हुआ है, एक आइटम दिया हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपया। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये किस हेड में जाएगा ऑन दी लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड में जाए, नॉन करंट लायबिलिटी में जाए, करंट लायबिलिटी में जाए। अगर शेयर होल्डर फंड में जाएगा तो कैपिटल में जाए, रिजर्व सरप्लस में जाए। आपको ये आइडेंटिफाई करना अब मैं सिखाऊंगा, ये आइडेंटिफाई करना अब मैं सिखाऊंगा। तो सबसे मेरे को पहले आपको सिखाना है जो हमारे लाइन आइटम्स थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस वगैरह, उनके अंदर किस किस तरह के आइटम्स हम लोगों को लेने हैं। दूसरा, उनसे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स में क्या एडिशनल चीजें हमें डिस्क्लोज करनी है, एज पर शेड्यूल 3। हम लोग जानते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें। पहला, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको ये अभी नहीं सीखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कभी भी बोलेगा नहीं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स में दिखाओ, नहीं बोलेगा, तो ये अभी आपको सीखना नहीं है। दूसरा, जो आइटम मैंने बैलेंस शीट पीएल में दिखाए हैं उनका ब्रेकअप या डिसएग्रीगेशन। अब शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, वो ब्रेकअप करके टोटल फिगर शेयर कैपिटल का रिकंसाइल करना पड़ेगा, वो चीज हमें सीखना है। और तीसरा, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है रिलेटेड टू दोज आइटम। अगर उस आइटम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो हमें स्टेक होल्डर को डिस्क्लोज करके बतानी पड़ती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्क्लोज करेंगे वो हमको यहां पर सीखना है। 2 चीजें सिखाऊंगा, एक आइटम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, नंबर 2 उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर हमें करने पड़ सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, हम लोगों को शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स क्या क्या करना है वो लाइन बाय लाइन लर्न नहीं रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा वो सारा तो हम डिस्क्लोज कर पाएंगे, नहीं देगा तो नहीं कर पाएंगे। मान लो डेटर्स में एक डिस्क्लोजर है, ट्रेड रिसीवेबल में एक डिस्क्लोजर है, कितना डेटर का पैसा
6 महीना से ओवर ड्यू है, मतलब ड्यू डेट जा चुका है बट 6 महीना तक उन्होंने पैसा नहीं दिया एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट। कितना डेटर का पैसा ओवर ड्यू है वो आपको बताना पड़ता है। क्वेश्चन अगर आपको बताएगा कि इतना डेटर ऐसा है जिसका पैसा 6 महीना से ओवर ड्यू हो गया है, तब तो हम डिस्क्लोज कर देंगे। अगर क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं तो हम लोग सिर्फ अमाउंट लिख के छोड़ देंगे, हम लोगों को डिस्क्लोजर करना नहीं है। हम लोगों को समझना है जो शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में बतानी है, उसका डिस्क्लोजर तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन हमें उन डिस्क्लोजर के बारे में बताए, उन इंफॉर्मेशन के बारे में बताए। जैसे एग्जांपल, शेयर कैपिटल के अंदर आपको बताना पड़ता है अगर आपने साल में कोई बोनस शेयर इशू किया है, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बोनस शेयर इशू हुआ है तो हम क्यों माथा लगाएंगे, उसके लिए हम छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल में आपको बताना पड़ता है अगर कोई शेयर आपने इशू किया है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अगर ऐसा कहीं बात बताया ही नहीं है तो हम डिस्क्लोजर कैसे करेंगे। मेनली एग्जाम पर्पस के लिए जो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं ना, वो आइटम्स का ब्रेकअप दिखाने के लिए। मान लो बैलेंस शीट में दिखाया शेयर कैपिटल 50 लाख, अब इस 50 लाख का ब्रेकअप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। डिस्क्लोजर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर तभी देंगे जब क्वेश्चन बताएगा कि ये इंफॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा तो हम डिस्क्लोज कर देंगे, नहीं देगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। हम लोग एक एक आइटम उठाएंगे बैलेंस शीट का और उससे रिलेटेड ये सारी बातें लिखते जाएंगे। मैं बहुत क्रिस्प, बहुत शॉर्ट रहूंगा क्योंकि ये सब अगर लॉ पढ़ोगे, शेड्यूल 3 पढ़ोगे तो इट इज महासागर, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि आप कभी याद नहीं रख सकते। जो प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं या जो बड़े बड़े फर्म्स भी होते हैं वो भी हमेशा लॉ को पास में रख के रेफरेंस लेके काम करते हैं, या किसी बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह पास में रख के काम करते हैं कि भैया ये सब डिस्क्लोज करना है, चलो हमारा भी ये सब डिस्क्लोजर करेंगे हम लोग। वो लोग को भी ये सब चीजें एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, तो हमें भी वर्ड टू वर्ड याद करने का टेंशन नहीं है। हमारे लिए जो रेलिवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आइटम, पहले लायबिलिटी साइड फिर एसेट साइड, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। शेयर कैपिटल, सबसे पहला लाइन आइटम बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल। आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, आज घर जाने के बाद, मतलब आप तो घर पे ही है, आज घर में एक बार जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से रीड कर लेना। कल से बैलेंस शीट का जब क्वेश्चन बनाएंगे ये सारा चीज आपको बहुत हेल्प आएगा। सबसे पहले मेरे को बताना है आइटम्स। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो हमारा शेयर कैपिटल का हेडिंग है। हाँ स्वप्निल, बुक में ही लिखना है, बुक में समरी मैट में ही लिखना है, मैंने जगह छोड़ रखी है बहुत सारी। जो हमारा शेयर कैपिटल का हेड है उसके अंदर दो आइटम आएंगे, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल कैसे निकलता है रे सर? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस ऐड नहीं करते हैं, बचपन में सिखाया था, नहीं याद है? वापस कंपनी अकाउंट्स का क्लास देख लो, 12 का 12 क्लास यूट्यूब पर है, वापस देख लो, तुमको याद आ जाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स का। कॉल्स इन एडवांस कभी भी हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करते। पेड अप कॉल्ड अप का पार्ट होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, प्लस अगर कोई शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस, तो उसको भी ऐड करके दिखाते हैं। शेयर फॉरफीचर क्या है सर? हमने शेयर फॉरफीट कर लिया, पैसा जब्त कर लिया, बट अभी तक शेयर री इश्यू नहीं किया है, तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल हेड में ऐड करके दिखाते हैं। उस तरीके से हम लोग ये पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया जो आइटम्स हम लोगों को इसके अंदर दिखाना है। इनका टोटल करके शेयर कैपिटल का टोटल आएगा, उसको बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें, मैं यहां पर आप चाहो तो ये भी लिख सकता हूं, शेयर फॉरफीचर बैलेंस एंड कॉल्स इन एरियर। अगर आप लिखना चाहो, कॉल्स इन एरियर लेस करके आता है, शेयर फॉरफीचर ऐड करके आता है, बट वो पेड अप का पार्ट ही होता है।
disclosures. Number 1, authorized, issued, subscribed, called up, share capital. पहला डिस्क्लोजर, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, हर का, इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग। सर इतना सारा हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा डिस्क्लोजर? अरे क्वेश्चन देगा तो बताओगे ना, क्वेश्चन इतना कुछ देता ही नहीं है। कोई एक क्वेश्चन में दिख जाए तो हम लोग हेडिंग बना के लिख देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। जब मैं बनाने बैठूंगा आप बोलोगे सर सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज सर काम बहुत ईजी है, काम बहुत ईजी है। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल, ये सबसे पहला डिस्क्लोजर करना है। इसके अंदर ध्यान रखें, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू, ये भी आपको बताना पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, ये भी आपको बताना पड़ता है। आप जब भी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करेंगे, डिस्क्लोजर से मेरा मतलब है नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर करेंगे उसमें नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू आना चाहिए, आना चाहिए। ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा, तो इसका आपको डिस्क्लोजर करना सीखना है मेरे से। फिर कॉल्सिनेरियर, कॉल्सिनेरियर shown as a deduction, shown as a deduction from called up capital, from called up capital. Colsin arrear is shown as a deduction from called up share capital to get paid up share capital, to get paid up share capital. Colsin arrear का डिडक्शन करके हम लोग दिखाते हैं। कॉल्सिन एरियर आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिखेगा, तो क्रेडिट साइड में कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्सिन एरियर आ जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। करते कैसे हैं ये सारा चीज नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा जब क्वेश्चन में आएंगे। अभी मैं ये सब चीज दिखा नहीं सकता, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मतलब बैलेंस शीट खोल के एक कंपनी का, बट अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। कल क्वेश्चंस में ये सारा चीज यूज करेंगे। शेयर फॉरफीचर बैलेंस, शेयर फॉरफीचर बैलेंस किसके लिए? फॉर शेयर्स, फॉर फॉरफिटेड शेयर्स, फॉर फॉरफिटेड शेयर्स नॉट येट रीइश्यूड। शेयर्स फॉरफिट कर लिया बट बैलेंस शीट डेट तक रीइश्यू नहीं किया, नॉट येट रीइश्यूड। शेयर फॉरफीचर बैलेंस शैल बी shown as an addition to paid up share capital, addition to paid up share capital। अगर आपने कोई शेयर फॉरफिट किया बट ईयर एंड तक रीइश्यू नहीं किया तो उसका फॉरफीचर का अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। उसको हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल से ऐड करके बैलेंस शीट में फिगर के अंदर दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करेंगे और वो टोटल फिगर बैलेंस शीट के फेस पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के फेस पर आ जाएगा। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स, बाईबैक and shares issued for consideration other than cash, shares issued for consideration other than cash सिखाया था आपको। हाँ सर, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसके लिए शेयर इशू किया, शेयर इशू करके सर कैश नहीं आया, कोई और चीज आया, कोई फिक्स्ड एसेट आया, कोई हमने बिजनेस एक्वायर किया उसके लिए शेयर इशू किया, तो दीज आर शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। shall be disclosed separately, shall be disclosed for a period of 5 years, for a period of 5 years। और ये डिस्क्लोजर 1 साल नहीं, लगातार 5 साल तक चलेगा, लगातार 5 साल तक, इंक्लूडिंग द करंट ईयर। इस साल बोनस दिया है तो इस साल
फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर 2021-22 में बोनस दिया है तो 21-22 के नोट्स में डिस्क्लोजर होगा, 22-23 में भी होगा, 23-24 में भी होगा, 24-25 में भी होगा, 25-26 में भी होगा। लगातार 5 साल आपको इन इवेंट्स का डिस्क्लोजर करना है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स माने जाते हैं, मटेरियल इवेंट्स माने जाते हैं, इनका डिस्क्लोजर 5 साल तक करना पड़ेगा। आपको फर्क नहीं है, क्वेश्चन में बोला कि एक शेयर इश्यू किया मशीनरी परचेज करने के लिए, तो आप एक लाइन लिख देना कि इतना शेयर हमने इश्यू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बस आपको तो सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां पर लिखनी है। और भी बहुत सारी टाइप की चीजें हैं, हमारे लिए काम की नहीं है, बट और भी चीजें हैं जो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल, हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है उन शेयर होल्डर्स के बारे में जिन्होंने 5% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। हमारे कंपनी के 5% से ज्यादा के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उनका डिटेल्स देना पड़ता है। हम लोग मेजर शेयर होल्डर की डिटेल बोलते हैं, वो देना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर शेयर से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो उनका आपको डिटेल्स वगैरह देना पड़ता है। कोई राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है एक्स्ट्रा, डिफरेंट फ्रॉम अदर शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है, बट मेरे को फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम इतनी चीजें अगर मैं बच्चे को बता के रखूं तो उसका एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने का काम बहुत इजीली हो जाएगा। एग्जाम में वो बहुत सिंपली बैलेंस शीट बना पाएगा। तो मैं बेकार का इसको अंदर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं आपको चाहता हूं आपको इतनी चीजें पता हो कि अगर क्वेश्चन में कभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे दे तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में उसका डिस्क्लोजर कर देना, शेयर कैपिटल के नीचे, शेयर कैपिटल के नीचे डिस्क्लोजर कर देना। एक बार चेक कर लो, लिखना हो जाए तो मेरे को बताइएगा, लिखना हो जाए तो मेरे को बताइएगा। हो गया सर, हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हो गया ना तो मैं थोड़ा ये डिस्क्लोजर आपको थोड़ा सा जो रियल लाइफ में होता है वो दिखाना चाहता हूं। ये इन्फोसिस का एनुअल रिपोर्ट है 2015-16 का, ठीक है। सर आप इतना पुराना एनुअल रिपोर्ट क्यों लिए हो? अभी रिसेंट का एनुअल रिपोर्ट लो ना, 2020-21 का जो लास्ट हुआ, अभी तो 21-22 शुरू होगा सर, उसका बन के आएगा, बट 20-21 का लो ना, आप इतना पुराना क्यों ले रहे हो? बिकॉज इसके बाद ना इन बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर इंड एस लागू हो गया था। इंड एस का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एएस का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बोला था शेड्यूल 3 में हम लोग डिवीजन 1 पढ़ रहे हैं उन कंपनीज के लिए जिनके ऊपर एएस लागू होता है। तो मैंने इस कंपनी का पुराना एनुअल रिपोर्ट इसलिए लिया है क्योंकि इसके बाद इन कंपनीज पे इंड एस लागू हो गया था, तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो इंड एस के हिसाब से बनी हुई है, वो हमारे काम की नहीं है, मेरे काम के लिए ये है। अब देखो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नोट 2.1, नोट 2.1 क्रॉस रेफरेंसिंग। मैं नोट 2.1 में चलता हूं, नोट 2.1 में चलता हूं। पहला नोट हो गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा नोट शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, मैं सीधा उसमें जा रहा हूं। ये 2.1 कहां गया, कहां गया, कहां गया, ठीक है 2.1 शेयर कैपिटल, ठीक है। एक बार देखो तो क्या क्या चीजें, एक बार देखो तो क्या क्या चीजें यहां पर डिस्क्लोज की गई है। एक बार देखो क्या क्या चीजें यहां पर डिस्क्लोज की गई है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले देखो क्या है सर, ऑथराइज्ड कैपिटल, कैपिटल का ब्रेकअप है सर, ब्रेकअप ऑथराइज्ड, ठीक है। फेस वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, इक्विटी शेयर्स, फिर इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप,
फेस वैल्यू वगैरह दिया, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह दिया। डन है मेरा बात? ये सबसे पहले आपको दिया गया, ये सबसे पहले आपको दिया गया। डन, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह दिया गया। इसके बाद ये थोड़ी ऐसी चीजें है ना जो बहुत सारा है, मतलब डिविडेंड्स वगैरह दिया। देखो, कंपनी अलॉटेड इतना शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 ड्यूरिंग द क्वार्टर, इतना परसुएंट टू बोनस इशू। बोनस इशू किया था 30 जून 2015, 30 जून 2015 वाले क्वार्टर में, उस बोनस इशू का डिटेल है। फिर इतना शेयर अलॉट किया था 31st फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st 14 एज बोनस इशू। उस समय बहुत सारे बोनस दिए थे, दिसंबर में बोनस दिया, फिर वापस नेक्स्ट ईयर जून में जाके वापस बोनस इशू किया। ये सारा उसका डिटेल दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। डिविडेंड्स की डिटेल दी हुई है। और क्या है, और क्या है, ज्ञान ज्यादा लिखा है, डिस्क्लोजर्स कम है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ शेयर। डॉशे बैंक या डच बैंक बोलते, डॉश बैंक बोलते हैं बहुत जन, डॉशे बैंक, डॉश बैंक, जो भी आप बोलो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों लोगों ने 5% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, किसके? इन्फोसिस के। फिर दिया रिकंसिलिएशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन बिगिनिंग एंड एंड, साल के शुरू में कितना शेयर्स था, साल के एंड में कितना शेयर्स है, उसका रिकंसिलिएशन। बोनस इश्यू हुआ था इस साल, ट्रेजरी शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ डीकंसोलिडेशन ऑफ ट्रस्ट, ये सब चीजें हमारे परव्यू के बाहर है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा काम, ये हो गया आपका दूसरा। तो ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड अलग अलग डिस्क्लोजर किया गया है नोट्स टू अकाउंट्स में। हमारे एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं करना है हमको। हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे कि ऐसा ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम लोग उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे। अगर कुछ ना बताए, सिर्फ बोले शेयर कैपिटल इतना, तो हम लोग भी लिख देंगे शेयर कैपिटल इतना, बात खत्म हो गया। तो हमारा एग्जाम का दायरा इतनी चीजों को समझना या सीखना नहीं है। ये करने जाएंगे तो पूरे सिलेबस में सिर्फ यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, 6 महीना समझाने में लगेगा एक एक चीज, पॉसिबल नहीं है। हमारे सिलेबस का दायरा बहुत लिमिटेड है। हम लोगों को सिर्फ डिस्क्लोजर के रिलेटेड क्या पढ़ना है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी है डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म। कुछ चीजें मैं आपको चलकर इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड डिस्क्लोजर किस टाइप के हो सकते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है। अमन पूछ रहा है सर वो ब्रैकेट में क्या है? कुछ नहीं है अमन, कुछ नहीं। ये हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स डन। नंबर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सबसे पहले आइटम्स, आइटम्स क्या क्या टाइप की चीजें यहां पर आएंगी? हाँ शुभेंदु, डिस्क्लोजर थोड़ा थ्योरी की तरह लिखना है, बट सिंगल लाइन या 2 लाइन में। मान लो क्वेश्चन में बोला इस साल 10,000 शेयर हमने इशू किया फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, हम लोग लिखेंगे आउट ऑफ द अबव शेयर 10,000 शेयर फेयर इशूड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। बस उतना लिख के छोड़ देंगे, 1 लाइन या 2 लाइन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। जो वो लोग लिखा है वो नहीं लिखना है हम लोगों को, 1 से 2 लाइन में सिर्फ बता दो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आइटम्स मैं लिखते जा रहा हूं, नाम देखते जाओ। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पर बनता है, तो जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहां लिखकर हम लोग ऐड कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, इसको हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं, सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हैं, सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स।
ये सारी चीजें आएंगी। और भी बहुत सारे रिजर्व्स के नाम मैं थ्रू आउट द सिलेबस आपको बताऊंगा, जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR, एक होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR, एक होता है इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बहुत सारे नाम मैं आपको थ्रू आउट दी सिलेबस बताऊंगा, और मैं उस समय आपको बताऊंगा ये एक रिजर्व है, इसको बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व सरप्लस हेड में दिखाएंगे। अभी मैंने वही आइटम लिखे हैं जो आपको बेसिकली बचपन से पता है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ऐसा कोई चीज है क्या जो हमको नहीं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बट जब तक वो सारी चीजें पता नहीं चलती, ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग रिजर्व सरप्लस में दिखाते हैं। अब सर, रिजर्व सरप्लस से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या है? डिस्क्लोजर्स सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस। इस साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितना था और कितना हमने रिजर्व में ऐड किया, कितना रिजर्व हमने यूटिलाइज किया, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। आप इसको रिकंसिलिएशन बोल सकते हो, रिकंसिलिएशन, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का रिकंसिलिएशन। मैं लिख देता हूं, ये वर्ड आपको बहुत जगह दिख जाएगा, रिकंसिलिएशन। नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। पॉइंट बी और सी जो बताऊंगा, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर बी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाइक transfers to reserve from PL, dividends to shareholders, etc. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमने साल भर में प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस पीएल का या रिटेन्ड अर्निंग्स का कितना है, वो भी हम लोग रिजर्व्स में शो करते हैं, रिजर्व्स के नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। ये मैं कैसे दिखाता हूं, इस चीज को आपको सीखना है, ये आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम। पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन का एक सेपरेट अकाउंट बनाते थे, जहां पे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो शो किया जाता था। कंपनी के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, कंपनी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन शो करती है। कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस इन पीएल अकाउंट, ये क्या है, लास्ट ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स, लास्ट ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस, लास्ट ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस। कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है जरूरी नहीं पूरा का पूरा बांट दे, कुछ प्रॉफिट कंपनी रिटेन भी कर सकती है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, कुछ पैसा कंपनी रिटेन भी कर सकती है। तो ये वो प्रॉफिट्स है जो कंपनी ने ना ही डिस्ट्रीब्यूट किया, ना ही कहीं रिजर्व्स में डाला, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। क्वेश्चन में देगा आपको, चिंता ना करें। ऐड, इससे मैं ऐड करूंगा करेंट ईयर प्रॉफिट, पीएल से जो आएगा, फ्रॉम पीएल, इस साल का प्रॉफिट ऐड करूंगा। सर लॉस हुआ तो लेस कर देना, क्या है, प्रॉफिट ऐड करते हो लॉस लेस कर देना। ऐड करेंट ईयर प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, लेस एप्रोप्रिएशन। अब इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, जैसे ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स, अगर आपने प्रॉफिट से पैसा किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, सीआरआर में किया, डीआरआर में किया, कोई भी रिजर्व में, वो आ जाएगा ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स। डिविडेंड, चाहे
इक्विटी शेयर होल्डर्स को चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड कभी भी खर्चा बोल के पीएल में नहीं दिखेगा, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इच्छा होती है तो कंपनी कमाए हुए प्रॉफिट में से कुछ बांटती है, इच्छा नहीं होगा तो नहीं देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमेशा पीएल में आएगा, बट ये डिविडेंड इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है देंगे या नहीं देंगे। अगर कोई डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर हमने दिया है तो वो डिविडेंड हम लोग यहां पर दिखाएंगे प्रॉफिट से लेस करके, प्रॉफिट से लेस करके। और फाइनल जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, जो मेरे रिजर्व सरप्लस के टोटल में आके ऐड हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस के टोटल में आके ऐड हो जाएगा, जो मेरे रिजर्व सरप्लस के टोटल में आके ऐड हो जाएगा। कंपनी कोई पीएल एप्रो अकाउंट नहीं बनाती है, आप चाहो तो सम्स में बना सकते हो। रियल लाइफ में देयर इज नो पीएल एप्रो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या करती है, ये सारा काम किया, इसका वो हो गया। कंपनी जर्नल एंट्री सारा पीएल के थ्रू मार के अपना फाइनल प्रॉफिट निकाल लेगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर ऐसे करेगी, अकाउंट बना के नहीं करेगी, ऐसे डिस्क्लोजर किया जाएगा। साल के शुरू में पीएल में बैलेंस कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना कमाया, ये हो गया टोटल प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशन, कितना रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, कितना डिविडेंड्स वगैरह बांटा, जो बैलेंस बचा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हर रिजर्व्स के लिए ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन या यूटिलाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंस। पीएल के लिए इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। दूसरे रिजर्व्स वैसे प्रेजेंट होंगे, पीएल ऐसे प्रेजेंट होगा, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आना चाहिए, ये नहीं आने से मुश्किल है। नंबर सी है कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल काम है, कितना कमाया उससे कितना बांट दिया, जो बच गया दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। नंबर सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो हमारे बिजनेस में इस साल कंपनी में लॉस हुआ है, लॉस हो ही सकता है सर, जैसे प्रॉफिट होता है वैसे लॉस हो सकता है। और लॉस होने के कारण ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल ये नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव। अगर लॉस होगा तो वो नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग है कि भैया नुकसान है, प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट तो छोड़ो, रिटेन्ड तो छोड़ो, नुकसान है कंपनी में। कंपनी में इस साल नुकसान हुआ और नुकसान इतना बड़ा था कि मेरा पीएल का क्लोजिंग बैलेंस भी अब नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव। क्या करना चाहिए, लाइबिलिटी साइड पर दिखाऊं या एसेट साइड में ट्रांसफर कर दूं? आप लोग बोलते थे सर अगर लाइबिलिटी में नेगेटिव है तो सर उसको एसेट में दिखा देंगे, डेबिट में नेगेटिव है तो क्रेडिट में दिखा दो, क्रेडिट में माइनस कर रहे हो तो डेबिट में दिखा दो। क्या करें? शेड्यूल 3 बोलता है अगर पीएल का एप्रोप्रिएशन वगैरह कर कुरा के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल नेगेटिव आता है ना, तो भी वो रिजर्व सरप्लस हेड में ही दिखेगा, आप उसको कभी भी एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे। अगर ये पीएल का बैलेंस, फाइनल बैलेंस नेगेटिव आता है ना, तो भी वो रिजर्व सरप्लस हेड में ही दिखेगा, वो कहीं और नहीं दिखेगा, कहीं और नहीं दिखेगा। सर मान लो ये लॉस इतना बड़ा है कि फाइनल जो टोटल रिजर्व्स का बैलेंस है, टोटल रिजर्व्स का बैलेंस वो भी नेगेटिव हो जाए, वो भी नेगेटिव हो जाए, तो क्या करेंगे? सर कंपनी सालों साल से नुकसान कर रही है और नुकसान का अमाउंट इतना बड़ा हो गया कि सारे रिजर्व्स वाइप आउट हो गए और रिजर्व्स नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव। तो क्या करना है? शेड्यूल 3 बोलता है अगर टोटल ऑफ द रिजर्व भी नेगेटिव हो जाए ना, तो भी वो रिजर्व सरप्लस बोल के शेयर होल्डर फंड में ही दिखेगा, आप कभी भी उसका साइड चेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी उसका साइड चेंज नहीं करेंगे। पहला बात बोला, अगर पीएल का क्लोजिंग बैलेंस, रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए तो भी वो रिजर्व सरप्लस में ही दिखेगा। इसके नेगेटिव होने के कारण अगर पूरा का पूरा रिजर्व सरप्लस भी नेगेटिव हो जाए तो भी वो रिजर्व सरप्लस बोल के शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखेगा, वो कभी भी ऑपोजिट साइड में नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। ये प्रेजेंटेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल becomes negative
अगर ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ लॉसेस, बिकॉज ऑफ लॉसेस, बिकॉज ऑफ लॉसेस, then also it will be presented under the head reserves and surplus, under the head reserves and surplus, under the head reserves and surplus. अगर वो नेगेटिव भी हो जाए तो भी वो रिजर्व सरप्लस हेड में ही आएगा, तो भी वो रिजर्व सरप्लस हेड में ही आएगा, उसका हेड चेंज नहीं होगा। और इसके साथ साथ फर्दर, इफ ड्यू टू एक्सेस लॉसेस या ह्यूज लॉसेस, the total of reserves and surplus, total of reserves and surplus becomes negative, then also it shall be presented on liability side, under shareholders fund only, under shareholders fund, as a negative figure, as a negative figure, as a negative figure. कंपनी ने लॉस किया है, लॉस इनकर करने के कारण उसका पीएल का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, आने दीजिए, वहीं रहेगा, जहां रहता है वहीं रहेगा, रिजर्व सरप्लस के हेड में ही रहेगा। अगर इसके कारण पूरा का पूरा रिजर्व सरप्लस भी नेगेटिव हो गया, होने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखेगा, अभी भी शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखेगा, उसको आप एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे, आप शेयर होल्डर फंड में दिखाएंगे। ये क्यों बताना पड़ता है पता है? पार्टनरशिप में आप लोगों की एक गंदी आदत है, पीएल डेबिट बैलेंस, पीएल क्रेडिट बैलेंस, पीएल क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में दिखाओ कैपिटल के नीचे, पीएल डेबिट बैलेंस एसेट साइड में दिखाओ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के। ये सब काम हम लोग कंपनी में नहीं करेंगे। शेड्यूल 3 ने बोला आप उसको रिजर्व सरप्लस में ही दिखाओ, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं वो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं वो पता होना चाहिए प्रॉपरली। उससे रिलेटेड केस भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी वो काम आ सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जहां लिख दिया मतलब वो तो आपको पता ही होना पड़ेगा। चेक कर लो एक बार, अगर आपने लिख लिया है तो एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना चाहूंगा। प्लीज रीड करें क्वेश्चन 5 और मेरे को बताएं आपने जो समझा उसके हिसाब से आंसर क्या होगा।
बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों का आंसर्स देखकर। सिक्योरिटीज प्रीमियम 80, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस का ही पार्ट। कैपिटल रिजर्व 60, 140, जनरल रिजर्व 90, 230, ये तीनों रिजर्व सरप्लस के पार्ट है, ठीक है, 230 अभी तक। कंपनी हैड एन अक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 250 lakhs ऑन द सेम डेट। अक्यूमुलेटेड लॉस मतलब पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस जिसको बोलते हैं, नेगेटिव रिटेन्ड अर्निंग्स। पीएल का डेबिट बैलेंस 250 lakhs, 230 लाख का मेरा दूसरा रिजर्व्स है। पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस हो गया 250 lakhs नेगेटिव, which it disclosed under the head statement of profit loss as asset in its balance sheet। इसको उन्होंने एसेट साइड में दिखा दिया बैलेंस शीट में। कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रीटमेंट इन लाइन विद शेड्यूल 3। हम लोग बोलेंगे पीएल का अगर डेबिट बैलेंस भी हो तो भी वो रिजर्व सरप्लस हेड में ही दिखाई देगा, और उसके कारण अगर रिजर्व सरप्लस टोटल भी नेगेटिव हो जाए तो भी वो रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड में ही दिखेगा। दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला सर, फाइनल रिजल्ट आएगा 20 लाख रिजर्व सरप्लस हमको एसेट लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड में दिखाना होगा, 20 lakhs नेगेटिव रिजर्व सरप्लस ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर शेयर होल्डर्स फंड। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है बात, वेरी गुड। आपके आंसर बताते हैं, आप समझ रहे हो बातों को। चलिए सर लिखते हैं, इसको लिखते हैं। आज यार कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ, आ जाओ सर। आपको लगता है कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, कॉपी में लिखना है, हाँ ये वाला कॉपी में, कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में, क्वेश्चन आंसर कॉपी में, समरी वाला ज्ञान समरी बुक में, क्वेश्चन आंसर कॉपी में। आंसर टू क्वेश्चन 5, आंसर टू क्वेश्चन 5। As per schedule 3, as per schedule 3, if the closing balance of surplus or profit and loss account, सरप्लस अदर नेम है उसका, रिटेन्ड अर्निंग्स भी नाम हो सकता है, is a negative figure is a negative figure, ब्रैकेट में लॉस, it shall be disclosed या shown under the head reserves and surplus, full stop। further if the total of reserves and surplus if the total of reserves and surplus after including such accumulated loss becomes negative, अगर टोटल ऑफ रिजर्व सरप्लस भी नेगेटिव हो जाए, इट शैल बी डिस्क्लोज्ड या इट शैल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर्स फंड। अंडर शेयर होल्डर्स फंड। ये हो गया मेरा शेड्यूल 3 का ज्ञान। इन द प्रेजेंट केस क्या नाम है कंपनी का? फ्यूचुरा लिमिटेड प्रेजेंटेड द नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में accumulated loss, presented the negative balance of SPL
On the assets side of balance sheet, assets side of balance sheet, फुल स्टॉप। उन्होंने ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंट कर दिया, फुल स्टॉप। एज पर शेड्यूल 3, as per schedule 3, such negative figure of SPL shall be presented under reserves and surplus, and not on the asset side, of balance sheet, not on the asset side of balance sheet, not on the assets side of balance sheet. Even the negative total लिखता हूं, even the negative total of reserves and surplus of rupees 20 lakhs है क्या कि 20 करोड़ है, 20 lakhs लिख देता हूं, of rupees 20 lakhs shall be presented on liability side under shareholders fund. Under shareholders fund. So the treatment of Futura Limited is not correct as per schedule 3. Treatment given by Futura Limited is not correct as per schedule 3. ये सही treatment नहीं है, not correct treatment is not correct as per schedule 3. Is it clear, all of you? Is it clear? अगर कोई बच्चा रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स का प्रेजेंटेशन समझना चाहता है, बैलेंस शीट में -20 आ जाएगा, नोट्स का प्रेजेंटेशन क्या क्या है बताओ? सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम 80, ये -20 बैलेंस शीट में चला जाएगा, -20 बैलेंस शीट में चला जाएगा। चिंता ना करो हरीश, अगर किसी बच्चे को ऐसा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है कि अकाउंट्स में लॉ कैसे चल रहा है, चिंता ना करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब शुरू करूंगा सब कंफर्ट जोन में आ जाएगा आपके रोज करते करते, ठीक है ना? अब आप लोग सिर्फ वो डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हो, अब आप लॉ के बेसिस पर अकाउंट्स पढ़ रहे हो। लॉ में क्या लिखा हुआ है उसको अकाउंट्स में किस तरीके से हमें काम करना है वो भी आप पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आएंगी। अब अकाउंट्स वो पुराना वाला अकाउंट्स नहीं है, सिर्फ टी फॉर्म टाना, डेबिट क्रेडिट कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज नॉट द अकाउंट्स ओनली। अब अकाउंट्स का दायरा बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ चैप्टर वैसे भी है बट कुछ चैप्टर ऐसे भी है।
डन डन, हाँ डन डन। से शो वंस मतलब क्या शो करूं, ये देखना है आपको। ये लीजिए, क्योंकि आप लोगों की इसके बाद लॉ की क्लास है, आई वोंट डिस्टर्ब दैट क्लास का टाइमिंग बिकॉज ऑफ आई बीइंग लेट। मैं लॉ की क्लास की टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जैसा कि कहा, मैं संत आदमी हूं, मैं कभी भी किसी चीज में उंगली नहीं करता बेकार का। क्योंकि आपकी लॉ की क्लास है, आज हम लोग डिस्कशन को यहीं रोकेंगे। आपका काम रहेगा इतने डिस्कशन को कल अच्छे से पढ़कर आना। कल हम लोग बैलेंस शीट का ये सारा काम खत्म करके क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। ये लीजिए, स्क्रॉल अप कर देता हूं। स्क्रॉल अप डाउन, भैया आपको क्या देखना है वो बताओ। डन। तो जिनका लिखना हो गया है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग जा सकते हैं छुट्टी। जो लिख रहे हैं आराम से लिख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है।